जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम प्रारंभ हो गया है। पेपर 3 का जीएस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये पेपर 21 सितंबर 2024 को हुआ था। अगर आप 21 सितंबर के दिन ही देख रहे हैं तब तो आपको जो 22 सितंबर वाला एग्ज़ाम है उसमें हो सकता है ये किसी न किसी तरह से आपको हेल्प करेगा, और नहीं तो आप देखिए दूसरे भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें किस तरह के जीएस के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं जेएसएससी के एग्ज़ाम में, वो आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बताया गया था कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें पॉलिटी से जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस बार पूरे सब्जेक्ट से, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हर इकोनॉमिक्स हो, हर सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको आगे आने वाले 30 प्रश्न को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको पता होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल जो भाग 6 है, भाग 6 में आर्टिकल 153 से लेके 167 तक जो है वो राज्यपाल के बारे में बताया गया है। तो अगर आप थोड़ा भी इतना याद करके गए हैं कि 153 से लेके 167 तक राज्यपाल के बारे में उल्लेख किया गया है, तो बहुत इजी वे में आप इस आंसर को बता सकते थे। आर्टिकल 159 मतलब बहुत नजदीक में नहीं दिया गया था, अगर थोड़े बहुत भी अगर इसको आप पढ़ें तो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अगला है 11 मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जैसा कि आपको पता है मौलिक कर्तव्य जो है इंदिरा गांधी के काल में इसको जोड़ा गया था, और इसमें कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। 11वां जो है वो बाद में जोड़ा गया था 2002 में, और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक की जितने बच्चे हैं उन सभी को यहाँ पे माता पिता का फर्ज होना चाहिए कि वो उनको शिक्षा दे। तो जिस तरह से यहाँ पे कानूनी अधिकार दिया गया, सरकार कानूनी अधिकार देती है कि हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, उसी तरह से यहाँ पे जो अभिभावक हैं उनको भी जिम्मेदारी दिया गया कि आप भी अपने बच्चे को स्कूल भेजिए ताकि हम उनको शिक्षा दे पाएं। तो ये जो 2002 में आपका ये संविधान संशोधन हुआ था वो 86 संविधान संशोधन यहाँ पे हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? एकदम सिलेबस में पूछा गया है आपका, पंचायती राज यहाँ पे उल्लेख किया गया है और पंचायती राज से सवाल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है बलवंत राय कमेटी। एकदम ये बहुत ईजी है, अगर थोड़ा भी पंचायती राज आप पढ़े तो ये तो बहुत कॉमन है, क्योंकि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज का यहाँ पे प्रावधान दिया गया था वो बलवंत राय कमेटी के द्वारा ही दिया गया था। बलवंत राय जो थे इसके अध्यक्ष थे, ग्रामोद्धार समिति के नाम से इसको हम लोग जानते थे। तो 1957 का ये आपका समिति था और उसी समय ये रिपोर्ट दिया गया था। अशोक मेहता समिति जो है 78 में आता है, और ये द्विस्तरीय पंचायती राज या स्थानीय सरकार को रखने का बात करते हैं और इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ये भी पंचायती राज से संबंधित है। और तीसरा है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति जो है वो लगातार इससे पहले जो है कई लोग जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कर रहे थे। तो ये भी 1988 में ये बना हुआ था और इनके अध्यक्षता में ये कहा गया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और इस तरह से 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है और पंचायती राज में या स्थानीय संस्थान में पंचायत को 73वां और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन करके वहां पे संवैधानिक अधिकार दिया जाता है। एक चौथा यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है बल्कि ये इकोनॉमिक्स से है, और यहाँ पे गरीबी निर्धारण करने के लिए ये समिति को लाया गया था 1979 में। देखिए हम जो ऑप्शन है उसको भी बता रहे हैं ताकि अगर आपका 22 तारीख को एग्जाम है और 21 तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका हो सकता है यहाँ से कुछ प्रश्न जो है या कहीं से हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से आपका सहायता हो जाएगा जीएस में। तो इसीलिए हम बाकी चीजों को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। पीके थुंगन समिति के बारे में बताया गया 1988 में ये ना गठन हुआ था, और ये भी बोल रहे थे कि संवैधानिक दर्जा दे दिया जाना चाहिए पंचायती राज को। वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद होते हैं? देखते हैं, हम लोग जानते हैं विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो विधानसभा जो है वो तो हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन विधान परिषद जो है वो सभी स्टेट में देखने को नहीं मिलता है। तो कितने स्टेट में देखने को मिलता है? तो पहले 7 देखने को मिलता था, जम्मू कश्मीर समाप्त हो गया, स्टेट का दर्जा उसका समाप्त कर दिया गया, तब यहाँ पे 6 देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद करके रखना है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे है? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये बहुत पहले एग्जाम में आता था, क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे, तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। भारत के राष्ट्रपति हैं, 85 आर्टिकल में ये उल्लेख किया गया है। यहाँ पे बोला जाता है 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और कैसे उसका विघटन होगा उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, और उसी में बताया गया है कि प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन से राष्ट्रपति जो है यहाँ पे लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यहाँ पे भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को नहीं। प्रधानमंत्री इसको रिकमेंडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में, यानी कि ये संघ सूची का उल्लेख जो है 246 में यहाँ पे किया गया है।
में कौन सा विषय आता है वो आपको पूछा गया है। देखिए ये एग्जैक्ट हम यहाँ भी ढूंढ नहीं पाए हैं, तो यहाँ पे देखिए कृषि जो है का अधिकांश हिस्सा जो है राज्य सूची में आता है, कुछ हिस्सा जो है कृषि का ही वो समवर्ती। आप पता होगा कि केंद्र सरकार जो है कृषि कानून बनाई थी, तो कुछ हिस्सा जो है वो आपका समवर्ती सूची में भी कृषि का यहाँ पे जाता है। फिर है खान और तेल और श्रम और सुरक्षा। श्रम और सुरक्षा नियमन जो होता है जनरली स्टेट को दिया ही जाता है, और ट्रेड यूनियन भी स्टेट का संबंधित यहाँ पे कानून बनाता ही बनाता है। तो एक लॉजिकल यहाँ पे आपका हो सकता है कैपिटल जो टैक्स है ना, कैपिटेशन जो टैक्स है वो टैक्स जो होना चाहिए वो जहां तक हमको लगता है संघ सूची के अंतर्गत आना चाहिए। एग्जैक्ट हम यहाँ पे नहीं देख पाए हैं, गूगल भी कर रहे थे तो नेट वगैरह अभी चल नहीं रहा है, तो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन जहां तक हमको लगता है इसका आंसर जो है वो सी होने वाला है। अगर किसी तरह से इसका आंसर चेंज होता है तो हम टेलीग्राम ग्रुप पे इसका आंसर चेंज जो होगा वो हम बता देंगे, लेकिन जहां तक हमको लग रहा है इसका आंसर सी होने वाला है। अगला है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो ये जो है आपका ग्लोबल जो है इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस जो रिपोर्ट है ना, हाँ विश्व बैंक जो है वो प्रकाशित करता है। हाँ ठीक है, विश्व बैंक ये प्रकाशित करता है। इसके साथ साथ विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, एक और जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित करता है जो कि फेमस है। होने का तो बहुत सारा रिपोर्ट है इनका, लेकिन एक फेमस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इसको भी याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला जाता है, और विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकाला जाता है। तो ये PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से बाकी 4 ऑप्शन में भी जो संस्था दिए गए तो उनमें कौन कौन सा महत्वपूर्ण रिमोट उनके द्वारा जारी किया जाता है ये भी हम आपको बताने का थोड़ा बहुत प्रयास किए। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है ब्लैक सी की सीमा से साझा नहीं करता है, तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन है जो कि काला सागर से टच नहीं करता है उसका सीमा रेखा। तो यूक्रेन करता है, रोमानिया भी करता है, बुल्गारिया भी करता है, इसके अलावा तुर्की, रशिया और जॉर्जिया, यानी कि 6 ऐसे देश हैं जो कि काला सागर से ना सीमा साझा करते हैं। मोल्दोवा करके जो दिया गया वो नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पे पूछा है नहीं, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी आप देख लीजिए। हो सकता है दूसरे दिन का जो सेट होगा 22 सितंबर का, उसमें आपको देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को कौन कौन यहाँ पे टच कर रहा है आप देख सकते हैं। मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है और अफ्रीका, ये जो मिस्र है जो कि अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कट गया है, वो हम बता देते हैं। स्पेन है, फ्रांस है, इटली है और ग्रीस है जो कि यूरोप से संबंधित है। और एशिया में है तुर्की है, सीरिया है, लेबनान और इसराइल है। तो इसको आप देख लीजिएगा, तुर्की, सीरिया, लेबनान और इसराइल। तो ये भूमध्य सागर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसके अलावा और एक आध दो को अगर देखने को आपको मिलेगा तो रेड सी को कौन कौन टच कर रहे हैं, तो मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, सऊदी अरबिया है, यमन है। और इस तरह से यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे भी 6 कंट्री आपको देखने को मिल रहा है। अरल सी में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इसको भी आप थोड़ा बहुत याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बाकी जो आसपास के वहाँ पे बॉडी थे, जो स्ट्रक्चर था, उसको भी हम थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास किए। अगला क्वेश्चन है कौन सही मिलान नहीं है, तो ये याद कर लीजिएगा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम का ही लिखा हुआ है। किताब अल रहला जो है ना, वो इब्न बबूता का ही लिखा हुआ है। मोरक्कस से ये आए हुए थे। पादशाह नामा जो अब्दुल हामिद लाहौरी का ही लिखा हुआ है। किताब उल हिंद बहुत फेमस है, अगर आप थोड़ा भी इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अलबुरनी के द्वारा लिखा गया था, जो कि गजनी के साथ भारत यहाँ पे आए थे। और ये जो किताब उल हिंद लिखा गया है वो अरबी भाषा में लिखा गया है अलबरूनी के द्वारा। अबुल फजल जो है वो अकबर के समकालीन था और वो अकबरनामा लिखा था। और इसी का जो तीसरा पार्ट था, यानी तीसरा जिल्द था, वो आईने अकबरी यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके बारे में हम लोग जब डिटेल वीडियो पढ़ रहे थे झारखंड का, तो उसमें शायद हम आपको बताने का प्रयास किए थे, थोड़ा बहुत ये आया था शायद वहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है ना, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिलेबस, मतलब ऑन सिलेबस में, अगर आप जीएस को अच्छे से पढ़े हैं कभी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं, तो बहुत इजी होने वाला है। और वन लाइनर अगर पढ़े होंगे, बहुत शॉर्टकट में निकाले होंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इससे परेशानी हो रहा होगा। देखिए अनुव्रत की अवधारणा या कॉन्सेप्ट जो है वो किस धर्म से है, महायान से, हीनयान से, जैन से है या लुकायत से। तो ये जैन धर्म से है। अगर आप जैन धर्म के बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा 24 तीर्थंकर यहाँ पे थे, और इस तरह से 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे,
और ये जो है झारखंड से भी संबंधित है। हम लोग यहाँ पे जानते हैं 717 जो बीसी है यहाँ पे उनको निर्वाण का भी प्राप्ति हुआ था पारसनाथ में, और इसीलिए हम लोग सम्मेद शिखर जो है उसको पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं, सबसे ऊंची चोटी भी है। तो ये जो है 4 महाव्रत बता के गए थे, या 4 व्रत इसको कहा जाता था। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। तो इस तरह से यहाँ पे 5वां जो महाव्रत जोड़ा गया वो जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया था। ये महाव्रत जो था सबके लिए पालन कर पाना ये संभव नहीं था, क्योंकि ब्रह्मचर्य भी इसमें था, और हर एक कोई तो बिना विवाह किए नहीं रह सकता है। सांसारिक जीवन भी उनको जीना है, पारिवारिक जीवन भी जीना है। तो पारिवारिक जीवन को जीते हुए अगर जैन धर्म को आपको अपनाना है तो वहां पे महाव्रत की जगह क्या दिया गया था, अनुव्रत का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया। अनुव्रत में भी यहाँ पे 5 अनुव्रत आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि 5 महाव्रत देखने को मिले थे। पहला है परोपकारी होना, आपको परोपकारी होना चाहिए, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार से आपको बचना है, सत्य वचन करना है, और आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना है। तो ये था 5 आपका अनुव्रत जो कि जैन धर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। आगे दिया गया है कुछ पुरातात्विक स्थल हैं और उनका जो खोज हुआ है उसमें उन पुरातात्विक स्थल में या प्राचीन जो स्थल है उसमें कौन सा पुरातात्विक चीज़ मिला है उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो लोथल जो है उसमें आपको पता होगा गोदीबाड़ा मिला है। आपका यहाँ से क्या होता था, जो मेसोपोटामिया हो गया या आपका बहरीन हो गया, ओमान हो गया, वहाँ पे व्यापार होता था। तो ये आपका गोदीबाड़ा है, बंदरगाह है। कालीबंगन जो है वहाँ पे जूता हुआ खेत का साक्ष्य यहाँ पे मिला है। धौलीवीरा जो है वो हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार, यानी कि यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं हड़प्पा लिपि मिला है। जब आपको भाषा लिपि बताया जा रहा था उस समय बताया जा रहा था धौलावीरा में साइन बोर्ड मिला है, और इसको अभी तक फिलहाल हम लोग पढ़ नहीं पाए। पढ़ने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, बहुत सारे थोड़ा बहुत यहाँ पे सफलता मिल भी रहा है, लेकिन फिलहाल अभी पढ़ नहीं पाए हैं। फिर है बनावली। बनावली में टेराकोटा यानी मिट्टी का हल्का प्रकृति यहाँ पे क्या हुआ है, मिला है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ रोमन में यहाँ पे 1 2 करके यहाँ पे दिया है और ABCD दिया है। मिलाने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि शासक वंश है और उसकी राजधानी का सही मिलान नहीं है पूछा गया है। तो पल्लव का कांची है, बिल्कुल सही है। पांड्या का मदुरा है, ये भी सही है। और काकतीय का वारंगल जो है ना, रुद्रमा देवी करके एक मूवी भी आया था, आप देखे भी होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे यादव जो है, ये यादव दक्षिण भारत का जब इतिहास आप पढ़े होंगे और जब डिटेल में पढ़े होंगे तभी ये पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट किताब में अगर आप पढ़े होंगे या जो 1 लाइनर किताब होता है उसमें ये सब नहीं मिलता है। तो जो है ना स्पेशली जो कमीशन का तैयारी करते हैं वो लोग जो है इनको जरूर पढ़े होंगे। और वहाँ पे देवगिरी है, अगर इसको नहीं भी पढ़े हैं तो पल्लव, पांड्य और काकतीय ये तो मिलता है। इसके आधार पे आप चौथा आंसर पे पहुंच सकते थे, मतलब ये चौथा ऑप्शन पे पहुंच सकते थे जो कि गलत दिया हुआ था। तो 3 ऑप्शन जो था आपका सही था, यादव जो था वो आपका गलत था, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, यादव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है पूछा गया था, सॉरी यहाँ पे शामिल है में हम आंसर यहाँ पे दिए हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे। यहाँ पे शामिल नहीं है पूछा गया है। तो ये है कुंभ मेला है, योगा है, बुद्धिस्ट चैटिंग भी यहाँ पे दिया गया है। तब तक यहाँ पे हम छऊ यहाँ पे लिखे ना, सूची में शामिल नहीं है। यहाँ छऊ तो शामिल है, देखना पड़ेगा, ये है ना मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे एग्जाम में भी इसी तरह के मिस्टेक होते हैं। देखिए 6 तो हमको स्पष्ट पता था, इसीलिए हम यहाँ पे आंसर 6 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन था उसके बारे में हमको कोई बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, पूरा लिस्ट को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख के ही बता देते हैं आपको, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए तो यहाँ पे हम देख लिए हैं, और ये जो है काल बेलिया करके जो दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये इनको भी यहाँ पे आपका यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में यहाँ पे शामिल किया गया है। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये राजस्थान से संबंधित है। ये कहाँ से, जैसे छऊ जो है झारखंड से है ना, तो उस तरह से यहाँ पे राजस्थान से ये क्या है, संबंधित है। और मध्या पेटू जो है ये भी आपका इसके अंतर्गत आएगा, और ये केरल से संबंधित है, केरल से यहाँ पे ये संबंधित है। और छऊ वाला में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये 2010 में यहाँ पे इनको ये इस साइट के अंतर्गत रखा था, यूनेस्को की अमर सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था 2010 में। तो थय्यम यहाँ पे नहीं मिला, तो आंसर आपका हो जाएगा थय्यम। तो इस तरह का मिस्टेक आप मत कीजिएगा। हम यहाँ पे बार बार कहते हैं कि एग्जाम हॉल में मतलब गलती नहीं करना है, और वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे थे। तो इस चीज़ से बचिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी हम लोग गलती कर ही देते हैं। चलिए, कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में जो बौद्ध संगति हुआ था उसके उपाध्यक्ष क्या थे। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान नहीं देते तो गलती हो सकता था। अध्यक्ष हम लोग रखते हैं और वसुमित्र आप आंसर मान देते, लेकिन अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष थे आपका उपाध्यक्ष। तो आंसर जो होना चाहिए वो अश्वघोष होना चाहिए। अन्य इनके दरबार में देखिएगा तो कनिष्क काफी इंपॉर्टेंट राजा थे। 78 AD में 78 AD में ये राजा बनते हैं, और इसी समय से शक संवत जो है प्रारंभ होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट राजा होते हैं। इनके दरबार में नागार्जुन हो गए जो कि महायान धर्म के संरक्षण भी थे। चरक जो थे उनका नाम आप सुने होंगे, वो भी इन्हीं के दरबार में रहते थे।
इनका राजधानी जो था पुरुषपुर पेशावर पड़ता था। ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1940 और इसी के तहत यहाँ पे आपका भारतीय संविधान का गठन किया गया था। क्रिप्स मिशन जो है 22 मार्च 1942 को आया था और ये आने के बाद या इसके असफल होने के बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है वहाँ पे प्रारंभ होता है। माउंटबेटन प्लान तो आपको पता है 3 जून 1947 को आया था और भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। शिमला समझौता भी 22 जून 1945, मतलब यहाँ पे विवाद चल रहा था, पाकिस्तान बने ना बने उसको लेके, और उस तरह से अलग अलग बैठक हो रहे थे, तो उसी में एक शिमला समझौता हुआ था 25 जून 1945 को। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किया था? ये भी हम एग्जैक्ट देखे नहीं है, लेकिन हम अपने जो भी पढ़े हैं उसके अनुसार से बता रहे हैं। देखिए, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मीर कासिम जो था बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब था, बल्कि नवाबी से तो उसको हटा दिया गया था, फिर मीर जाफर को बैठा दिया गया था, लेकिन फिर भी बक्सर का युद्ध में मीर कासिम जो है यहाँ पे युद्ध लड़े थे, और शाह आलम द्वितीय जो थे वो बक्सर का युद्ध लड़े थे मुगल बादशाह के तौर पे। तो इस तरह से ये दोनों तो एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है। हैदर अली जो है, इनका भी आंसर ये भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें इसका देहांत हो गया था। अगर आप टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा विदेशों से काफी ज्यादा ये प्रभावित थे, और खासकर इनके बारे में कहा जाता है नेपोलियन के साथ इनका पत्र व्यवहार भी हुआ था। फ्रांस का जो जैकोबिन क्लब था उनके ये सदस्य भी रहे थे, और इस तरह से विदेशों से संबंधित कई सारे चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा टीपू सुल्तान के संदर्भ में, जो कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे भी गए थे। 1799 में जो हुआ था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें मारे भी गए थे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका जो आंसर मान के चल रहे हैं वो टीपू सुल्तान मान के चल रहे हैं। स्पेशली कहीं पर लिखा हुआ तो नहीं मिला है, और गूगल हम अभी किए नहीं, लेकिन हम इतना जान रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो टीपू सुल्तान सही होगा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारत सुधार संघ की स्थापना कौन किया है? तो ये जो हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका स्थापना जो है 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा कोलकाता में किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है 17 क्वेश्चन खत्म कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है निम्नलिखित में किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट पर मार्च का आयोजन किया था? ये डिटेल किताब में भी आपको देखने को नहीं मिलता है ना। डिटेल किताब में क्या देखने को नहीं मिलता, ये नाम नहीं देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ पे डिटेल से भी पढ़े हुए थे, लेकिन ये चीज याद नहीं आ रहा था। तो इस तरह से सी राजागोपालाचारी थोड़ा सा याद आ रहा था, लेकिन ये मालाबार नहीं, बल्कि ये है ना आपका पूर्व मंडल तट पे यहाँ पे करते हैं, और वो तमिलनाडु पे था, त्रिचेलापल्ली से लेके वेदारण्यम तक। और मालाबार जो था, जो कि केरल तट था, और यहाँ पे केलपम के द्वारा यहाँ पे आपका ये मार्च आंदोलन किया गया था, यानी कि नमक कानून को तोड़ा गया था। जोजिला दर्रा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर कारगिल को ये लेह से क्या करता है, जोड़ता है। यहाँ पे देखिए लद्दाख भी दिया गया है, तो लद्दाख का लेह से जोड़ा है, लेकिन ये जोजिला जो है महान हिमालय में श्रीनगर में पड़ता है, और श्रीनगर जो है वो कश्मीर पे आएगा, तो कश्मीर में आएगा, तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर यहाँ पे होने वाला है। मेट्रो रेल जो है उसके बारे में दिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में होने वाला है, और इसके बारे में अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो इसका आधारशिला जो है इंदिरा गांधी के काल में रखा गया था 29 दिसंबर 1972 में, और आंशिक रूप से इसका परिचालन जो है वो 24 अक्टूबर 1984 में किया गया था। तो इस तरह से इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता है। अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इनमें से किस राज्य में फैला हुआ, वो पूछा है। तो देखिए इसको ऑप्शन से एलिमिनेट आप कर सकते थे। मध्य प्रदेश, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा कि अरावली पर्वत जो हम लोग भारत में बनाते हैं, ये राजस्थान गुजरात से इस टाइप से हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जो कि दिल्ली पर जाते जाते ये समतल हो जाता है। तो मध्य प्रदेश इस साइड कहाँ से आ जाएगा, तो ये आप काट सकते थे। दूसरा पंजाब जो है, पंजाब तो एकदम मैदानी इलाका हो गया, वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो ये भी आप काट सकते थे। और महाराष्ट्र, देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन आने के बाद ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये है ना अब क्वेश्चन पेपर आ गया है, आंसर देख लिए तो आप काट सकते हैं या इजी वे में काट सकते हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एग्जाम हॉल में भी आप कर सकते हैं अगर ज्योग्राफी को थोड़ा भी आप सिंसियर होकर पढ़े होंगे तो इस तरह से यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र कट जाता, तो आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाता है वो ए हो जाता है। जो टफ है वो हम सीधे सीधे बता दे रहे हैं कि टफ है, जैसे कि यहाँ पे डिटेल किताब में हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला था, तो हम यहाँ पे बता दिए। तो जो ईजी है वो ही ईजी हम बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम हॉल में कभी कभी प्रेशर में गलती हो जाता है, अभी हम लोग खुद देखिए वीडियो बनाते समय हमारा गलती हो गया, तो इस तरह से हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ये अगर आप चाहते मतलब एक तरह से कहें कंसंट्रेट होकर थोड़ा सा सोचते, आराम से सोचते, तो इसका आंसर तक पहुंच सकते थे। अगला है वनस्पति संरक्षण में इनसूट। इनसूट क्या होता है? किसी भी जीव को अगर उसी के मतलब स्थल में, उनके घर में ही अगर सुरक्षा दिया जाए तो उसको इनसीड बोलते हैं, और एक्सीड जो है होता है वो बाहर होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक इंस्टीट्यूट होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी इंस्टीट्यूट होता है, और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो भी इंस्टीट्यूट होगा, और आपका वनस्पति उद्यान जो होता है, बॉटनिकल गार्डन करके यहाँ पे दिया गया है, बॉटनिकल गार्डन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट हो एक्स्यूट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एक्स्यूट, यानी कि बाहर वाला हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन का अर्थ क्या है? तो खाद्य श्रृंखला, फूड चेन के माध्यम से जो प्रदूषक होता है ना, बहुत सारा मतलब जीव को न हानि पहुंचाने वाले प्रदूषक होते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे एक जीव से दूसरे जीव में जाते जाता है और कंसंट्रेट होते जाता है, उसका मात्रा बढ़ते जाता है, सांद्रता बढ़ते जाता है। तो इसी को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन के तौर पर जानते हैं। मतलब पर्यावरण से भी यहाँ पे सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा जल निकाय यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं? तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है एल्गी और प्लांट का, और इस तरह से वहाँ पे ऑक्सीजन का डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगा और दूसरे जीव को यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो घुलित ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ऐसा यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट लिखा है जो कि यहाँ पे गलत होगा। तो शैवाल का अत्यधिक विकास होता है, ये भी होगा। जल प्रदूषण में वृद्धि होगी, ये भी होगा। और यहाँ पे ये नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एल्गी और प्लांट हो जाएंगे और ये सभी एल्गी और प्लांट हो जाएंगे। तो जहाँ तक हमको लगता है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी ही होना चाहिए। जहाँ तक हमको लगता है इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए, है ना। इसको भी आप क्रॉस चेक में आप देख सकते हैं। हमको जहाँ तक लग रहा है ये ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए इसको हम गूगल के मिलेगा तो इसको अगर कुछ चेंज होगा तो हम इसको बताएंगे, और नहीं तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे अनुसार जो है वो आपका ऑप्शन सी होने वाला है। और अगर किसी तरह का चेंजेज होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हुए रहिएगा, वहाँ पे हम इसको कंफर्म कर देंगे कि यही आंसर होगा कि दूसरा कोई आंसर होगा। अगर दूसरा होगा तभी हम बताएंगे, और यही होगा तो फिर तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, किसी उत्पाद के बाजार में नेट अभी चल नहीं रहा है और इस तरह से है ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, गूगल में कुछ चीज़ मिल नहीं पा रहा है या सर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। नहीं तो सारा चीज़ आपको मिल ही जाता है। तो इस तरह से यहाँ किसी उत्पाद के बाजार मूल्य तक पहुंचने के लिए उत्पाद की कारक लागत में फैक्टर कॉस्ट में निम्नलिखित में क्या जोड़ा जाता है? तो फैक्टर कॉस्ट में हम लोग टैक्स को जोड़ते हैं और सब्सिडी को माइनस करते हैं। तो इस तरह से मार्केट प्राइस आपको क्या होता है, मिलता है। तो मार्केट प्राइस अगर आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए क्या जोड़ा जाता है। तो जोड़ा क्या जाता है, टैक्सेस। और टैक्सेस में भी यहाँ पे दिया है प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष। तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पे है ना बाजार में आप खरीद रहे हैं तो उसमें तो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं ना, जीएसटी वगैरह रहता है। तो इस तरह से ईजी वे में आप इसको भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। हाँ, हम यहाँ पे गूगल कर चुके हैं और इसका जो होगा वो यही आंसर होगा, लो ऑक्सीजन लेवल हो जाता है ना। इसमें कोई किसी तरह का कोई यहाँ पे डाउट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 में यहाँ पे बोलता है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण 1955-56 में हुआ था। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो आया था वो 1949 में आया था और आरबीआई का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1955 में किया गया था। तो ईजी वे में आप इसको यहाँ पे पहले कौन हुआ, 1949 वाला घटना। तो इस तरह से इसका सी आंसर हो जाएगा। आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो अगर कम करता है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि यहाँ पे आपका ये चीज को हम क्या कर सकते हैं, ऋण में घुमा नहीं सकते हैं। अब ऋण में घुमा नहीं सकते हैं, करने का मतलब ये क्या हो जाता है कि बैंक को आरबीआई के पास कुछ पैसा रखना पड़ता है। जैसे कि मान चलिए 4% अपना पैसा रखना होगा, तो 4% अगर पैसा यहाँ पे रख रहे हैं तो आपके पास अगर 100 रुपया है तो घुमाने के लिए कितना है, 96 रुपया। और भी अभी एसएलआर कोटा या वगैरह को अभी हम छोड़ देते हैं, केवल सीआरआर से ही समझते हैं, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो 96 रुपया वो क्या करेगा, मार्केट में भेजेगा। और इसको चूंकि 100 कहीं ना कहीं कस्टमर से ही लाया है, 4 रुपया तो इसको कहाँ रखना पड़ रहा है, आरबीआई से, जिसको इसको किसी तरह कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इसको 96 रुपया से ही प्रॉफिट कमाना है 100 रुपीज़ के बराबर। तो इसीलिए ये क्या करेगा, ब्याज दर को ऊंचा रखेगा। ब्याज दर को क्या करेगा, ऊंचा रखेगा। और ऊंचा रखेगा तो यहाँ पे कम लोगों के पास पैसा जाएगा। वही चीज़ बोलता है कि यहाँ पे सीआरआर को क्या कर दिया जाए, कम। तो इसको घटा के हम क्या कर देते हैं, 2%। 2% कर देंगे तो 98 रुपया। तो 98 रुपया अगर बचता है तो इसको तो कम ब्याज दर रखने पर भी यहाँ पे 100 रुपया का जो प्रॉफिट ये कमा रहा था वो कमा सकता है। तो इसलिए अगर ब्याज दर कम रहेगा तो यहाँ पे जो क्रेडिट है यहाँ ऋण सृजन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ये कम ब्याज दर में आम जनता को पैसा दे सकता है। क्यों? क्योंकि अब 96 रुपया नहीं, इसके पास कितना है, 98 रुपया। और 100 रुपया के हिसाब से इसको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि ये कस्टमर से कितना लेके आया था, 100 रुपया। अब यहाँ पे 100 रुपया लेके आया था, 4 रुपया दे दिया, तो 4 रुपया में इसको फायदा नहीं हो रहा था। अब 2 रुपया रखने बोल रहा है, सीआरआर घटा दिया, 2 ही रुपया रखने बोल रहा है। तो इसको 2 रुपया का है ना नुकसान हो रहा है, जो कि आरबीआई के पास रखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर इसको कम नुकसान होगा तो कम ब्याज में ही ये क्या करेगा, जनता को पैसा देगा। और उसके बाद जनता के पास पैसा जो है वो बढ़ेगा। तो ये है ना बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो कोई भी चीज़ ईजी होता नहीं है।
28 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं। 28 यहाँ पे बोलता है कि भारत में गरीबी अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कैलोरी सेवन यहाँ पे अगर देखिएगा तो अलग समिति जो अभी आपको बताया गया था 1979 में आया था, वो बताते हैं कि कैलोरी के अनुसार देखा जाए तो रूरल में है 2400 कैलोरी और अर्बन में जो है 2100 कैलोरी। और तेंदुलकर समिति जो है 2009 में आया था, वो बताते हैं कि 1000 रुपया अगर प्रति माह अगर शहर में खर्चा करते हैं तो वो उपभोग व्यय हो गया। ग्रामीण का है 816। तो अब यहाँ पे किसको मान रहा है, कैलोरी वाला को मान रहा है कि उपभोग वाला का, एग्जैक्ट हमको यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे तेंदुलकर बाद में आया तो इसको भी मान सकते हैं, लेकिन बहुत सारे किताब में आपको कैलोरी के संदर्भ में भी आप पढ़े भी होंगे तो मिलता है ना। तो इसीलिए आप जो है इनमें से आप देख लीजिएगा आयोग इसका क्या आंसर देख रही है, उसके अनुसार इसका आंसर आप मान लीजिएगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा शहर यूनेस्को विश्व शहर सांस्कृतिक मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर था। तो ये बेंगलुरु हो सकता है, बेंगलुरु होगा ही होगा, ये सर्च किए हुए थे हम। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का नाम क्या है, INS अरिहंत है, जो कि 2016 में ये इंडियन नेवी को यहाँ पे समर्पित किया गया था या मिला था, उसमें शामिल हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अगर आपका एग्जाम 22 तारीख को है और 21 तारीख को ये आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं इससे थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा होगा। और बाकी के क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे समय नहीं है और आपके पास भी समय नहीं होगा। तो हो सकता है यहाँ पे हम लोग जो है इसको 22 तारीख के बाद दोनों पेपर जो होगा 21 और 22 का दोनों को, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी सब्जेक्ट आप एक किताब से ढूंढ सकते हैं, जैसे झारखंड है तो झारखंड से ढूंढ सकते हैं, साइंस है तो साइंस का एक है, GS में थोड़ा सा ढूंढने में समय लगता है, इसलिए यहाँ पे हम GS का ये थोड़ा सा वीडियो बना दिए ताकि थोड़ा बहुत आपको यहाँ से हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।